नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां बड़े बड़े इलाकों में सिर्फ चंद अफराद ही रहते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे ममालिक हैं जहां गुंजान आबाद इलाके हैं। आमतौर पर समंदर की कोस्ट लाइन बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाते हैं और इसकी मिसाल दुबई के पाम आइलैंड्स हैं। समंदर की लहरों के खिलाफ जाकर वहां पर जमीन के टुकड़ों को बनाना एक मुश्किल तरीन टास्क होता है, लेकिन आज आप एक ऐसी सिटी के बारे में जानने वाले हैं जिसको समंदर में नहीं बल्कि समंदर को रेगिस्तान तक लाया गया है। और यहाँ बात हो रही है कुवैत में मौजूद सबाह अल अहमद सी सिटी की, जो दुबई के बिजनेसमैन खालिद अल मरज़ूक का ख्वाब था। लेकिन सवाल ये है कि कुवैत को इस मेगा सिटी की जरूरत क्यों पेश आई और इसमें ऐसा क्या मसला पैदा हो गया कि पिछले 32 सालों से इस पर आज तक काम किया जा रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि सी सिटी को बनाने के लिए किस हद तक जाना पड़ा। नाजरीन, कुवैत दूसरे मुल्कों के मुकाबले में है तो बहुत छोटा, लेकिन इसके बावजूद ये दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। कुवैत है तो बहुत छोटा सा मुल्क, लेकिन हैरान कुन तौर पर इसकी करेंसी पूरी दुनिया की करेंसियों से ताकतवर है। यहाँ तक कि एक कुवैती दिनार के बदले $3 मिल जाएंगे, और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ से निकलने वाला क्रूड ऑयल है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत हर साल 300 करोड़ बैरल से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। एक तरफ तो बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन, तो दूसरी तरफ कुवैत की पॉपुलेशन सिर्फ 42 लाख ही है। यही वजह है कि कुवैत का हर इंसान जरूरत से ज्यादा अमीर है। कुवैत में महंगी तरीन कार्स, लग्जरी विलास और ऐशो आराम वाली तमाम चीजें रखना एक आम सी बात समझी जाती है। ये सब कुछ अभी नहीं हुआ, बल्कि कुवैत की जिंदगी 85 साल पहले बदली थी, जब यहाँ पर पहली बार ऑयल निकलना शुरू हुआ था। 1980 में कुवैत के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन अब इनके पास लग्जरी विलास बनाने के लिए जगह कम पड़ रही थी, और कुवैत का सारा इलाका भी बंजर रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पर बेसिक सहूलियात ना होने की वजह से रहना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इसलिए सबकी कोशिश थी कि समंदर के करीब अपना विला या फार्म हाउस बनाया जाए ताकि ठंडी हवा के मजे लिए जाएं। बढ़ती हुई डिमांड देखते हुए कुवैती बिजनेसमैन खालिद अल मरज़ूक ने ऐसी लग्जरी सिटी बनाने का ख्वाब देखा जिसका हर विला प्राइवेट बीच पर बना होगा। लेकिन ऐसा उस वक्त मुमकिन होता जब कुवैत की कोस्ट लाइन पर कोई जगह खाली होती, लेकिन कुवैत सिटी पहले ही आधे से ज्यादा कोस्ट को कवर कर बैठी थी और बकाया बच जाने वाली कोस्ट पर पहले ही प्रोजेक्ट्स बनाए जा चुके हैं। सऊदी अरब के बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर पहले पर्शियन गल्फ पर कुदरती क्रीक सिस्टम बना हुआ था। लहरों के प्रेशर से इन क्रीक्स में पानी काफी अंदर तक जाता था। ये सब कुछ देखकर खालिद अल मरज़ूक को ख्याल आया कि क्यों ना इन नेचुरल क्रीक्स को इस्तेमाल करके यहाँ पर एक पूरी सिटी बनाई जाए। ये ख्वाब तो उसने देखा था, लेकिन उसको पूरा करना किस हद तक मुश्किलात को बढ़ा देगा ये किसी के भी जहन में नहीं था। नेचुरल कोस्ट लाइन हवा और लहरों के प्रेशर से बनती हैं। अगर कोस्ट लाइन को चेंज करने की कोशिश की जाए तो ये कुछ ही दिनों में वापस अपनी असली हालत में आ जाती है, क्योंकि इसका मुकाबला कुदरत से होता है। लेकिन अब रेगिस्तान में कोई ऐसा क्रीक सिस्टम बनाना हो और जिसकी शेप भी पसंद की हो, तो इसके लिए ऐसी प्लानिंग की जरूरत होती है जो कुदरत के कानून के खिलाफ जाकर काम करे, और यहाँ भी कुछ ऐसी प्लानिंग की जरूरत थी। 1986 में खालिद अल मरज़ूक के बेटे फवाज अल मरज़ूक ने एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग डिजाइन कंपनी से कांटेक्ट किया, जिन्होंने दिन रात एक करके कंप्यूटर की मदद से इस मेगा प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाया। कुदरती तौर पर यहाँ सिर्फ 2 टाइडल क्रीक्स थीं, लेकिन 2 क्रीक्स मजीद बनाने का फैसला किया गया। लेकिन अब मामला प्लानिंग फेज में ही था कि एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। 1990 में इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया। इराकी फौज सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर कुवैत पर कब्जा करके बैठ गई। सी सिटी की तामीर तो बहुत दूर की बात थी, इस दौरान लोगों के चले चलाए काम भी बंद हो गए। अफ्रीकन्स ने कुवैत की मदद की और इराक के खिलाफ मुकाबला किया। 1 साल तक ये मामला चलता रहा, लेकिन जब इराकी फौज कमजोर पड़ गई तो उन्होंने जाते हुए कुवैत की 700 से ज्यादा ऑयल वेल्स पर आग लगा दी। न सिर्फ इतना, बल्कि इराकी फौज ने ऑयल वेल्स के आसपास अंडरग्राउंड माइंस लगा दी ताकि कोई भी आग बुझाने की हिम्मत ना कर सके। ये आग इतनी खतरनाक थी कि अगले 10 महीनों तक ये चलती रही। एक अंदाजे के मुताबिक तेल के इन कुओं में आग लगने से कुवैत को रोजाना 60 लाख बैरल्स का नुकसान हुआ था। ये हिस्ट्री का एक ऐसा वाकया था जिसने अगले कई सालों तक कुवैत को खोखला करके रख दिया। लेकिन जब कुवैत इस मसले से बाहर निकला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक और गल्फ मुल्क में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जन्म ले चुके थे कि इसके सामने कुवैत सी सिटी का प्रोजेक्ट किसी भी खाते में नहीं था। जी हाँ, अब बात हो रही है दुबई की। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल बन चुका था और आर्टिफिशियल आइलैंड्स के बहुत से प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी थी।
दुबई ज्यादातर इंटरनेशनल अटेंशन पहले से ही ले चुका था, लेकिन फिर भी कुवैत ने 2004 में सी सिटी की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। सी सिटी का ये प्रोजेक्ट 5 फेजेज में तकसीम किया गया और फिर फैसला किया गया कि एक एक करके फेजेज मुकम्मल किए जाएं। सबसे पहला काम था फेज 1 और फेज 2 पर खुदाई करने का। इसके लिए 40 बलडोजर्स, 90 आर्टिकुलेटेड डंपर्स, 87 एक्सकावेटर्स, 48 डंप ट्रक्स और 6 क्रेन्स मंगाई गईं। क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से में सिल्ट पाई जाती है। सिल्ट एक सॉफ्ट लैंड होती है जिसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, बल्कि इस पर चलना भी मुश्किल होता है। लिहाजा पहले खुदाई करके ऊपर वाली लेयर से रेत अलग की गई और फिर नीचे से सिल्ट को बाहर निकाला गया। इसके बाद रही रेत डालकर जमीन का लेवल बढ़ाया गया ताकि आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल बढ़े तो इससे साहिल पर बनने वाले विलास पर कोई असर ना हो। इस प्रोजेक्ट में सिल्ट और रेत की खुदाई बहुत बड़े लेवल पर की गई थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के एस्टीमेट के मुताबिक सी सिटी के फेज 1, 2 और 3 में से टोटल 74 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकाली गई। ये रेत इतनी ज्यादा थी कि इससे अहमदाबाद में वाक़े दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम 20 मरतबा भरा जा सकता है। इन आर्टिफिशियल क्रीक्स में जब समंदर का पानी डाला जाएगा तो क्या ये पानी नेचुरल तौर पर फ्लोर करेगा भी या नहीं? आखिर पानी वक्त पर चेंज ना हुआ तो उसमें फंगस पैदा हो जाएगी और बदबूदार पानी इस प्रोजेक्ट को फेल भी कर सकता है। इस मसले से निपटने के लिए टाइडल गेट बनाने का फैसला किया गया। टाइडल गेट एक ऐसा मैकेनिकल गेट होता है जो सिर्फ एक तरफ से आने वाले पानी के प्रेशर पे खुद ब खुद खुल जाता है। कंप्यूटर सिमुलेशन पर टेस्ट करने के बाद ये नोटिस किया गया कि टाइडल गेट लगने के बाद क्रीक्स का 100% पानी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी कई और मसलों से निपटना बाकी था। सी सिटी के इस प्रोजेक्ट में 250 किलोमीटर के बीचेस बनने जा रहे थे। इतने ज्यादा नए बीचेस के लिए वो खास सैंड भी चाहिए ही होगी जो आम तौर पर हमें बीचेस पर मिलती है। अब इतनी ज्यादा सैंड लाई कहां से जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। लिहाजा फैसला ये किया गया कि नॉर्मल डेजर्ट सैंड में से मोटे साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर किया जाएगा। रेत को पानी से धोकर इसमें मोटे साइज के रेजों को अलग किया। इसमें से जो रेजे बच जाते थे वो बीच के लिए ठीक थे। बीचेस की सैंड को लहरों के प्रेशर से बचाने के लिए पत्थरों की दीवार भी बनाने का फैसला किया गया। ये पत्थर बॉर्डर के उस पार सऊदी अरब की एक स्टोन क्वेरी से लाए जाते थे, क्योंकि कुवैत के पास अपनी कोई भी स्टोन क्वेरी नहीं थी। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद सी सिटी के 3 फेज मुकम्मल हो चुके थे। अब बारी थी एक शानदार लाउंज पार्टी की। उस वक्त के अमीर सबाह अल अहमद ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और इसी वक्त इस प्रोजेक्ट को अपने नाम से जोड़ने का फैसला किया और तब से ये प्रोजेक्ट सबाह अल अहमद सी सिटी के नाम से जाना जाता है।